नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 के आगे वाले जो भी एग्जाम्पल हैं उन सभी को हल किया था, उन सभी को अच्छे से समझा था। वहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट काम में लिए हैं उसी की सहायता से अब हम 9.1 एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। ये जो अपने पास 9.1 एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी रिलेट करती है अपने एक्सरसाइज 8.1 के साथ, यानी जो त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली थी उससे बिल्कुल ये संबंध रखती है। वहां पर हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे और उन्हीं त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हमें ये पूरा का पूरा 9वां चैप्टर है वो हल करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम उसकी जो पहली एक्सरसाइज है और कहे कि एकमात्र जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको हल करने वाले हैं। उसके कुछ सवाल है जो आज हम हल करेंगे, तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ में बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन आज अपने पास कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे इसका जो डायग्राम है वो अपनी बुक में दिया हुआ है, लेकिन अगर ये जो 9वां चैप्टर है इसके डायग्राम आपको अगर दिए हुए नहीं भी है तो भी आप उनको हल कर सकते हैं। यानी आप ट्राई कीजिए कि सारे के सारे जो डायग्राम हैं अगर आपको वो दिए हुए हैं फिर भी आप उन्हें स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके आधार पर उसका जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कीजिए। अगर डायग्राम ड्रॉ हो गया मतलब आपके आधा सवाल है तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर डायग्राम सही बनेगा तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखना अपने पास कहा गया है कि एक सर्कस का कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब एक सीधा खंबा है। सीधा क्या है अपने पास? खंबा। इस खंबे के शिखर से हमने एक डोरी बांधी है जो डोरी अपने पास इस प्रकार से है और ये भूमि पर यहाँ पर लगी हुई है। ये जो डोरी है ये डोरी 20 मीटर लंबी है, यानी ये जो डोरी है वो कितनी लंबी है? 20 मीटर। यानी डोरी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी दी हुई है? 20 मीटर। कहा है कि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि के साथ इस डोरी द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो कितना है? 30 डिग्री। तो कहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये अपने पास खंबा है तो इस खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से हमें एच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर थीटा 30 डिग्री दिया है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो अपने पास क्या हो जाएगी? लंब। यानी एच ज्ञात करना है या फिर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर लंब ज्ञात करना है। ये लंब है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यानी 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास? कर्ण। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? आधा। यानी यहाँ पर हम कहें तो थीटा की वैल्यू दी है और लंब का मान दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू दी है और माफ कीजिएगा कर्ण का मान दिया हुआ है, लंब का मान हमें निकालना है। तो एक भुजा हमको पता है, एक भुजा हमको निकालनी है। तो जो भुजा हमें ज्ञात है और जो भुजा अज्ञात है उनके द्वारा जो अनुपात बनता है उस अनुपात को हम काम में लेते हैं। तो ज्ञात भुजा है अपने पास कर्ण, अज्ञात भुजा है लंब। तो लंब और कर्ण के द्वारा जो त्रिकोणमिति का अनुपात बनता है वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अगर इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर, हो सकता है कि आपकी जो किताब के अंदर डायग्राम बना है उसके अंदर अलग नाम हो। हमने ये जो डायग्राम है वो किताब से नहीं लिया है, अपने आधार पर बनाया है, तो इसको हमने नाम दिया पी क्यू आर। तो अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर की बात करते हैं तो त्रिभुज पी क्यू आर में जो उन्नयन कोण है थीटा वो कितना है अपने पास? 30 डिग्री। जो भुजा हमें पता है वो कर्ण है, जो ज्ञात करनी है वो लंब। इन दोनों के अनुसार जो त्रिकोणमिति अनुपात बनता है वो बनता है अपने पास साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। थीटा की वैल्यू देखें तो कितनी है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। लंब का मान हमें ज्ञात करना है एच। कर्ण का मान सवाल में दिया हुआ है वो है 20। साइन 30 की अगर वैल्यू लिखें तो वो होती है 1/2। ये हो जाएगा h/20। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20, h बराबर यहाँ से आ जाएगा 10। यानी जो खंबा है उस खंबे की जो ऊंचाई है h वो कितनी हो जाएगी अपने पास? 10 मीटर।
एक भुजा हमें पता थी, कर्ण पता था, लंब पता नहीं था। इन दोनों के द्वारा जो अनुपात बनता है वो होता है साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा यूज किया। थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो हमें दी हुई है वो लिखनी है, यानी जो 90 के सामने जो एंगल है वो काम में लेना है, क्योंकि हम 30 डिग्री के सापेक्ष ये अनुपात लिख रहे हैं। तो 30 डिग्री यहाँ पर थीटा की जगह आ गया, तो साइन 30 बना। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। लंब की वैल्यू h है, कर्ण की वैल्यू 20 है, फुट की यहाँ पर, तो h की वैल्यू आ गई अपने पास 10 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाना चाहिए। अगला सवाल अपने पास, ये अच्छा सवाल है, देखना लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ है वो टूट जाता है, और वो किस प्रकार से टूटता है कि जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहा गया है कि अपने पास ये कोई पेड़ था, माना अपने पास ये पूरा का पूरा क्या है, पेड़ है। अब जैसे ही आंधी आती है तो ये पेड़ क्या होता है, यहाँ से बीच से जैसे टूट जाता है, कहीं से भी टूट गया है, माना कि वो कहाँ से टूटा, यहाँ से। अब जैसे ही यहाँ पर टूटता है तो ये अपने पास भूमि वाला स्तर है। अब यहाँ से जैसे ही टूटता है तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो टूट के कहा जाता है नीचे। इसको आप चाहे तो थोड़ा बड़ा बना दीजिए। अब जैसे ये वाला भाग टूट जाता है, ये वाला भाग टूट के कहा जाता है नीचे, यानी ये वाला भाग, ये का ये भाग टूट कर कहाँ आता है, नीचे, यानी ये वाला भाग टूट कर आ गया इस प्रकार से। अगर लंबा नजर आए तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा क्या था अपने पास, पेड़, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या था, एक लंबा सा पेड़ था। जैसे ही आंधी आती है यहाँ से टूट जाता है। अब जैसे ही टूटता है तो ये ऊपर वाला जो भाग है वो टूट कर इस प्रकार से नीचे आता है कि ये जो शिखर है वो कहाँ पर टच कर गया, जमीन को। यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अब दोनों बराबर हैं, और ये जो पूरा भाग है वो ऐसे मुड़ के इधर बन गया है, यानी ये वाला भाग है वो इधर आया है, यानी ये दोनों भाग बराबर है। अब ये ऊपर वाला भाग विद्यमान नहीं है, ये वाला टूट कर कहाँ पर आ गया, नीचे, यानी ये वाला भाग मौजूद नहीं है, इसी भाग को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। कहा गया है कि जैसे ये नीचे गिरता है तो इसका शिखर यहाँ पर जब टच करता है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो है 30 डिग्री, और पेड़ के पाद बिंदु से इस वाले पॉइंट की जो दूरी है वो हमें दी हुई है 8 मीटर। सवाल के अंदर कहा गया है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। अगर इसको मैं कहता हूँ h1, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहे, h1, तो ये का ये भाग है वो ये है, तो इसको h1 कहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, h1। इस नीचे वाले भाग को क्या कह सकते हैं, h2। यानी जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, h2 और h1 को जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h1 प्लस h2, यानी हमें h1 की वैल्यू निकालनी है, h2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखना, अगर h1 अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये वाला भाग है वो किसी त्रिभुज के अंदर तो आ नहीं रहा है, और जो हम त्रिकोणमिति का अनुपात यूज करते हैं वो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत होते हैं, तो ये वाला भाग किसी भी समकोण त्रिभुज में नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला भाग है वो इधर आ गया है, और ये वाला भाग है वही समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण ज्ञात करते हैं तो ये h1 आ जाएगा, और इस समकोण त्रिभुज में थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, लंब है। तो अगर हम इसका लंब भी ज्ञात कर देते हैं तो h2 आ जाएगा, और 90 के सामने वाला जो कर्ण है उसको ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, h1, और हमें आधार सवाल के अंदर दिया हुआ है। यानी हमें इस त्रिभुज की आधार के अलावा जो शेष दो भुजाएं वो दोनों निकालनी पड़ेगी। जो लंब है वो h2 है और कर्ण है वो क्या है, h1, और h1 और h2 को ऐड करेंगे तभी जाकर अपने पास पूरे पेड़ की ऊंचाई आएगी।
तो पहले अगर हम H1 निकालना चाहते हैं तो आधार और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, और अगर H2 निकालना चाहते हैं तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। अगर इसको नाम देना है तो नाम दे सकते हैं ए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी, यानी त्रिभुज ABC में उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर यहाँ पर पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करते हैं आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। आधार की जो वैल्यू है वो है 8, और कर्ण की वैल्यू हमने लिखी है H1। cos 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, ये हो जाएगा 8/H1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 H1 बराबर हो जाएगा 16, H1 बराबर आ जाएगा 16/√3। H1 की वैल्यू आ गई। वैसे अगर हमें H2 निकालना है तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो H1 निकाल चुके हैं यानी कर्ण निकाल चुके हैं तो लंब और कर्ण का त्रिकोणमितीय अनुपात भी यूज कर सकते हैं, और H1 पता है और ये आधार पता है, H1 यानी कर्ण और आधार पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए अपने पास अलग अलग तरीके हैं। 4 तो अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात है और 1 है पाइथागोरस प्रमेय। टोटल 5 तरीके हैं जिसके द्वारा वो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर केवल त्रिकोणमिति का अनुपात यूज करते हैं। लंब और आधार सिंपल से tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री। लंब का मान है अपने पास H2 और आधार है अपने पास 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगी H2/8। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास H2 की जो वैल्यू है 8 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, हो जाएगा 8/√3, यानी H1 की वैल्यू ये आई है, H2 की वैल्यू ये आई है। पेड़ की ऊंचाई लिखनी है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी पेड़ की अगर हमें यहाँ से ऊंचाई लिखनी है पेड़ की अगर ऊंचाई लिखनी है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। H1 प्लस H2 है, H1 प्लस H2, तो H1 की वैल्यू है अपने पास 16/√3 और H2 की वैल्यू है 8/√3। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों के बटे में √3 है, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से अपने पास √3, ऊपर हो जाएगा 16 + 8 24। इसके अगर हरों का प्रमेयीकरण करें तो ये हो जाएगा अपने पास 24 √3/3, और 3 से काटे तो ये आ जाएगा अपने पास 8√3 मीटर। यानी जो पेड़ है उसकी ऊंचाई अपने पास कितनी आएगी, 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई H1 प्लस H2 थी, दोनों को ऐड कर देना है। 16/√3 प्लस 8/√3, दोनों का एलसीएम 3 आएगा। ऊपर 16 + 8 जुड़ जाएंगे 24 हो जाएंगे। अब बटे में रूट वाली वैल्यू है तो हम ट्राई करेंगे कि बटे में रूट वाली वैल्यू ना रहे, तो उसके लिए क्या करना है, हरों का प्रमेयीकरण करना है। तो √3 से ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो ऊपर हो गया 24√3 और नीचे √3 और √3 3, 3 से कैंसिल किया तो अपने पास आ गया 8√3 मीटर। यानी जो अपने पास पेड़ है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई है, 8√3 मीटर, यानी ये अपने पास आ गई पेड़ की ऊंचाई। अगला सवाल है कि एक ठेकेदार है वो बच्चों के खेलने के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है पार्क के अंदर, जिसके लिए कहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए या 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी 2 फिसल पट्टी लगानी है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। जब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और ढलान भी 30 डिग्री है, यानी ढलान भी कम है और हाइट भी कम है।
जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों की बात करें तो हाइट ज़्यादा है, 3 मीटर है, और जो ढलान है वो भी अपने पास 60 डिग्री है। तो दोनों स्थितियों के अंदर हमें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी पहली कंडीशन की अगर बात करें, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उसके लिए अगर फिसल पट्टी की बात करें तो उस फिसल पट्टी की जो हाइट होगी वो हो जाएगी अपने पास 1.5 मीटर, और जो ढलान होगा वो होगा 30 डिग्री का। यानी हाइट तो होगी 1.5 मीटर और ढलान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, इसको हमने कहा है L1। ये फिसल पट्टी की क्या है, लंबाई है। और वैसे ही कहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। उसके लिए हमें एक ऐसी फिसल पट्टी लगानी है जिसकी हाइट हो वो उसकी तुलना में ज़्यादा हो। यानी इसकी जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, और जो ढलान है वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यानी इसकी जो हाइट है वो हम लिखेंगे 3 मीटर, और जो ढलान होगा वो लिखेंगे 60 डिग्री। यहाँ पर भी हमें फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब फिसल पट्टी की लंबाई वो होगी जिस पर फिसला जाता है, यानी जहाँ पर फिसलते हैं, जिस भाग पर, जो फिसल पट्टी का वो भाग जहाँ पर बच्चे फिसलेंगे, यानी जहाँ पर स्लिप होंगे, वो उसकी लंबाई कहलाएगी। गलती से भी लंबाई इसको नहीं लेना है, ये लंबाई नहीं है। लंबाई क्या कहलाएगी, ये, इसके अंदर भी लंबाई यही होगी। इसको हमने L1 कहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, L2। हमें L1 की वैल्यू निकालनी है, L2 की वैल्यू निकालनी है। देखना यहाँ पर हमें जो भुजा पता है वो एंगल के सामने वाली है, मतलब लंब वाली भुजा पता है, और 90 के सामने वाली भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। यानी लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है। इसके अंदर भी लंब पता है और कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा के अंदर ही होते हैं, तो दोनों के अंदर हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करना है वो साइन थीटा यूज करना है। नाम रखे अगर ABC, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में जो उन्नयन कोण है थीटा वो अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास साइन थीटा लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू अपने पास है 30 डिग्री, लंब का मान है 1.5, कर्ण की वैल्यू निकालनी है L1। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये हो जाएगा 1.5/L1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो L1 का गुणा 1 के साथ होगा तो L1, और 2 का गुणा 1.5 के साथ होगा तो 3। यानी L1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर। यानी जो पहली फिसल पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, उसकी जो ढलान है, यानी जो दूरी है, यहाँ पर ये जो फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो अपने पास L1 मानी थी, और L1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 मीटर। तो ये हो गई पहली फिसल पट्टी की लंबाई। वैसे में दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको नाम दिया हमने PQR। तो अगर हम त्रिभुज PQR की बात करें, उसके अंदर भी उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसके अंदर भी हमें लंब वाली भुजा पता है, कर्ण ज्ञात करना है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। लंब का मान है अब की बार अपने पास 3, कर्ण का मान है L2। माफ कीजिए, अब की बार थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है।
ये यहाँ पर 30 डिग्री नहीं आएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री। और साइन साइड की वैल्यू होती है अपने पास √3/2, और ये हो जाएगा 3/L2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने पास ये आएगा √3, L2 बराबर 6, L2 बराबर आ जाएगा 6/√3। ऊपर नीचे √3 का गुणा कर सकते हैं, तो ये बनेगा अपने पास 6√3/3। 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास 2√3। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो L2 है, यानी जो बड़ी वाली फिसल पट्टी है, उसकी जो लंबाई है वो आई है 2√3 मीटर। उसकी जो लंबाई होगी वो हम क्या कहेंगे, 2√3 मीटर। यानी जो छोटी वाली फिसल पट्टी है छोटे बच्चों के लिए वो 3 मीटर की है, और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 2√3 मीटर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 है। यहाँ पर भी लंब का मान दिया हुआ है, यहाँ पर भी लंब का मान दिया हुआ है। यहाँ पर भी कर्ण ज्ञात करना है, यहाँ पर भी कर्ण ज्ञात करना है। यानी दोनों के अंदर जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे वो साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा की वैल्यू इसमें 30, इसमें 60। वैल्यू पुट करेंगे तो L1 की वैल्यू आएगी 3 और L2 की वैल्यू आएगी 2√3। सवाल नंबर 4, काय भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा है कि अपने पास एक मीनार है, एक अपने पास क्या है, मीनार। कहा है कि मीनार के 5 बिंदु से, तो इसको हमने कहा ये मीनार का क्या है, 5 बिंदु। यहां से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर। तो कहा कि यहां से यो 30 मीटर की दूरी है, वहां पर ये वाला पॉइंट आ गया। इस पर इस मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है, इस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मीनार का शिखर माना कि यहाँ पर है, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री। यानी यहाँ से ये जो एंगल है जमीन के साथ में वो कितना है, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से हमें ये h ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर हम कहें तो ये एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पर 90 का एंगल होगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये हो जाएगा अपने पास आधार। यानी आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार अपने पास कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, ये आते हैं अपने पास tan थीटा और cot थीटा। दोनों में से कोई भी अनुपात यूज करें, उसकी सहायता से हम ये लंब वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यानी मीनार की ऊंचाई को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये अपने पास A, अपने पास B, ये अपने पास C। यानी अगर हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं, इसके अंदर जो उन्नयन कोण है थीटा, वो दिया हुआ है अपने पास 30 डिग्री। ज्ञात भुजा है अपने पास आधार, अज्ञात भुजा है लंब। तो इन दोनों का अनुपात होता है tan थीटा वाला, तो ये हो जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, 30 डिग्री। लंब की जगह वैल्यू निकालनी है h, और आधार हो जाएगा 30। tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3, और ये हो जाएगा h/30। गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3h बराबर 30। h बराबर आएगा अपने पास 30√3, हरों का परमयीकरण कर सकते हैं, तो h बराबर अपने पास मिलेगा 30 और √3 का गुणा होगा तो 30√3, और दोनों √3 का गुणा होगा तो अपने पास आ जाएगा 3। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, तो h की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। यानी ये जो मीनार है इसकी जो ऊंचाई है वो अपने पास कितनी आएगी, 10√3 मीटर। सिंपल सा सवाल है, अपने पास आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan हो जाएगा, और तो tan के त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा इसको हल करना है, थीटा की वैल्यू 30 पुट करनी है, तो अपने पास h बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। 5वां सवाल,
कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखना, जैसे यहां से हम पतंग को पकड़ कर उड़ा रहे हैं तो यहां से अपने हाथ में जो डोरी है वो इसकी ऊंचाई नहीं कहलाएगी, वो अपने पास डोरी की लंबाई आएगी। पतंग की जो ऊंचाई है वो कहां से गिनी जाएगी कि जो पतंग जहां पर उड़ रही है वहां से एग्जैक्ट जो नीचे वाला पॉइंट है, यानी वहां से 90 डिग्री के एंगल पर सीधा नीचे जाए तो नीचे जो बिंदु होगा वहां से वो उसकी ऊंचाई गिनी जाएगी। यानी अगर हम कहें कि पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और कहते हैं कि पतंग है वो मुझसे 60 मीटर की ऊंचाई पर है, तो अपने से सीधा ऊपर जाना है। इस वाले पॉइंट से सीधा क्या जाएंगे, ऊपर की ओर। सीधा ऊपर जाते हैं तो सीधा ऊपर जाने पर 60 मीटर की दूरी पर जो वाला पॉइंट आएगा वो कहलाएगा पतंग का स्थान। यानी जिस बिंदु पर आप खड़े हैं वहां से सीधा ऊपर जाना है 60 मीटर की ऊंचाई पर। 60 मीटर की अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो 60 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो पॉइंट आपको मिलेगा उसी स्थान पर पतंग उड़ रही है। यानी जो ऊंचाई है वो जमीन से गिनी जाएगी, वो वाला पॉइंट जहां से 90 के डिग्री पर हम ऊपर जाते हैं तो वो स्थान आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ से पतंग अपने पास जितनी दूरी पर है वो जो डोरी है उसकी लंबाई आएगी, वो पतंग की ऊंचाई नहीं आएगी। पतंग की ऊंचाई वहां से गिनी जाएगी जो पतंग के जस्ट नीचे वाला पॉइंट है। तो पतंग अगर यहाँ पर उड़ रही है तो इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट ये है, जमीन पर इसके नीचे पॉइंट क्या होगा, ये। तो ये जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। फिर कहा है कि पतंग के अंदर जो डोरी है उसको अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया है। यानी यहाँ पर भूमि के साथ में उसको क्या कर दिया है, बांध दिया है। और इसका जो भूमि के साथ में जो झुकाव है, भूमि के साथ में जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री। भूमि के साथ में जो झुकाव है वो कितना है, 60 डिग्री का। यानी यहाँ पर पतंग उड़ रही है, ये डोरी है, डोरी को यहाँ पर बांध दिया है। यहाँ पर धरती के साथ में जो डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री का है। और अगर इस पॉइंट से ऊपर की ओर बात करें तो जो पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये डोरी की लंबाई एल, ये हमें ज्ञात करनी है। ये जो डोरी की लेंथ है वो हमें पता करनी है। ये वाली भुजा अगर बात करें तो ये एंगल के सामने है, तो ये हो जाएगी लंब। ये 90 के सामने है तो ये हो जाएगी कर्ण। और ये तीसरी भुजा अपने पास आ जाएगी आधा। यानी हमें एंगल बराबर 60 डिग्री दिया है। जो भुजा हमें ज्ञात है वो लंब है और जो अज्ञात जो हमें ज्ञात करनी है वो है कर्ण। तो ज्ञात और अज्ञात का अगर हम अनुपात देखते हैं तो लंब और कर्ण के द्वारा त्रिकोणमिति का अनुपात अपने पास साइन थीटा बनेगा। तो अगर इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर, तो अगर त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखें तो जो उन्नयन कोण है वो अपने पास 60 डिग्री है। उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ज्ञात और अज्ञात भुजा का अनुपात देखें तो लंब और कर्ण साइन थीटा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं साइन थीटा लंब बटे में कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। लंब का मान हमें दिया हुआ है 60, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, उसको हमने लिखा है एल। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 60/L। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3L बराबर 60 इंटू 2 120। तो L बराबर आ जाएगा 120 बटे में √3। √3 बटे में है, हरों का परमयीकरण कर देते हैं तो L बराबर अपने पास आ जाएगा 120 √3 बटे में √3 इंटू √3, 3 काटेंगे तो आ जाएगा 40। यानी L की वैल्यू अपने पास आई 40√3 मीटर। यानी पतंग के अंदर जो डोरी लगी हुई है उसकी जो लंबाई है वो अपने पास कितनी आ गई, 40√3 मीटर। सारे सवाल सिंपल थे, हमें आशा है सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस सवाल के अंदर क्या करना था, आपके पास पतंग उड़ रही थी। पतंग कहा है कि जो धरती से जो पॉइंट अगर हम लंबवत देखें तो इस पॉइंट से नीचे जो धरती वाला पॉइंट होगा इसके बीच का जो गैप है वो 60 मीटर है। यानी पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है।
ऊंचाई वो गिननी है जहाँ से जस्ट नीचे वाला पॉइंट धरती का आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये वाली आप ऊंचाई कर दो, ये यहाँ से दूरी है, पतंग है वो इस पॉइंट से एल दूरी पर उड़ रही है, लेकिन जो ऊंचाई है वो ये वाली कहलाएगी। नॉर्मली जब सवाल करते हैं तो यही अपने पास यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि जो ऊंचाई है कहीं वो ये तो साइट नहीं है, तो गलती से हम ये वाली जो दूरी है इसको साइट लिख देते हैं, जबकि ये ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई तो यहाँ से जिस पॉइंट पर ये पतंग उड़ रही है वहां से जस्ट 90 डिग्री के एंगल पर नीचे जाएंगे, तो जो भूमि का जो पार्ट होगा वहां से वो जो डिस्टेंस होगी पतंग के बीच की, वो अपने पास उसकी ऊंचाई कहलाएगी। और वो अपने पास कितनी दी हुई है, 60 मीटर। फिर कहा है कि हमें जो डोरी है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब डोरी की लंबाई मतलब 90 के सामने वाला है भुजा, कर्ण है, कर्ण ज्ञात करना है, और ये ऊंचाई दी हुई है मतलब लंब दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण साइन थीटा के अंदर आते हैं, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करना है, उसके द्वारा जो कर्ण है वो अपने पास आ जाता है 40√3 मीटर। सवाल थे वो सारे के सारे सिंपल थे। हमें आशा है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।